हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप जैसे भी हो बहुत सही हो। इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर पार्ट 5। पार्ट 4 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, 1 2 3 भी अपलोड हो चुका है। तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक करिए, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पूरा चैप्टर मिल जाएगा विद कॉन्सेप्ट्स एंड इलस्ट्रेशंस। और अब हम कवर कर रहे हैं जो हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 में भी कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे, और रिमेनिंग जो बच गए अब हम पार्ट 5 में कवर करने जा रहे हैं। इसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किए थे। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। इस पार्ट में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद मैं बता देता हूं, इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें एक अलग टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जिसमें आपको कैश इनफ्लोज भी नहीं दिए हुए रहेंगे। वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। बट इस पार्ट में हम थोड़े से लाइट क्वेश्चंस लेने वाले हैं, ठीक है। सो इलाइट बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, इलाइट कुकर कंपनी इज इवेल्युएटिंग 3 इन्वेस्टमेंट सिचुएशंस। 3 सिचुएशंस है इसके पास। प्रोड्यूस अ न्यू लाइन ऑफ एल्यूमिनियम स्किलेट्स, या तो नया एल्यूमिनियम स्किलेट ये बना ले, या फिर एक्सपांड इट्स एग्जिस्टिंग कुकर लाइन टू इंक्लूड सेवरल न्यू साइजेस, या फिर डेवलप अ न्यू हायर क्वालिटी लाइन ऑफ कुकर्स। तो 3 ऑप्शन है इसके पास, या तो नए एल्यूमिनियम स्किलेट्स बना ले, या फिर एक्सपांड कर ले, या फिर एक नया कुकर ही बना ले, ठीक है, हायर क्वालिटी का। If only the project in question is undertaken, the expected present values and the amounts of the investment required are। बोल रहा है प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट है ना आपके पास, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3। तो प्रोजेक्ट दिया है 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 3 का मतलब हो गया या तो ये नया एल्यूमिनियम स्किलेट बना ले, दैट इज योर प्रोडक्ट प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 2 बोलता है कि एक्सपांड कर ले, और प्रोजेक्ट 3 बोलता है कि नया कुकर ही बना ले। इन्वेस्टमेंट कितना कितना चाहिए? 2 लाख, 1,15,000 और 2,70,000 का रेस्पेक्टिवली आपको क्या चाहिए? प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट चाहिए। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज दे रखा है। और देखो यहाँ पे इसने कैश फ्लोज भी नहीं दिया, ऑलरेडी हमें डिस्काउंटिंग करके इसने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ही निकाल के दे दिया हमें। 2,90,000, 1,85,000 और 4 लाख। अगर इस क्वेश्चन में हमसे अगर एनपीवी पूछता है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? 2,90,000 माइनस 2 लाख, 1,85,000 माइनस 1,15,000, 4 लाख माइनस 2,70,000, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज हमें दिया हुआ है, और आउटफ्लोज या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी हमें दिया हुआ है। इसके आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। इफ प्रोजेक्ट 1 and 2 आर जॉइंटली अंडरटेकन देयर विल बी नो इकोनॉमीज। बोल रहा है हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हैं, अगर हम 1 और 2 का एक कॉम्बिनेशन बना के ले, 1 और 2 का एक कॉम्बिनेशन बना के ले, तो वहां पे कोई इकोनॉमीज नहीं होगी। The investments required and present values will simply be the sum of the parts। तो अगर आप 2 प्रोजेक्ट, जैसे होता है ना, आप किसी मॉल में जाते हो या किसी शॉप पे जाते हो तो क्या होता है, आप एक प्रोडक्ट लेते हो तो आपको डिस्काउंट कम मिलता है या मिलता ही नहीं है। पर अगर आप कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट्स ले लेते हो तो इन दैट केस वो आपको कॉम्बो डिस्काउंट मिलता है। उसी तरीके से ये बोल रहा है कि अगर आप 1 और 2 का कॉम्बिनेशन लेते हो तो आपको कोई इकोनॉमीज नहीं होगी, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जितना यहां पर लिखा हुआ है बस उन्हीं का ही सम कर लीजिए, वही आपका आउटफ्लो हो जाएगा और वही आपका इनफ्लो हो जाएगा। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको कॉम्बिनेशंस बना के काम करने हैं प्रोजेक्ट्स के। क्वेश्चन बताएगा क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। जैसे अभी हमने देखा 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्वेश्चन बनाएगा। उन कॉम्बिनेशंस को हमें क्या करना रहेगा? स्टडी करना रहेगा। सो इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी तक हम जो कर रहे थे वो एनपीवी कैलकुलेट करना या फिर आईआरआर कैलकुलेट करना, वो सब कर रहे थे, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट और लास्ट डे रिवीजन जरूर करके जाइएगा इसका। सो 1 and 2 का एक कॉम्बिनेशन हो गया, तो साथ साथ में हम लिखते भी जाते हैं। पहला कॉम्बिनेशन इसने कौन सा बोला? 1 and 2, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2 का कॉम्बिनेशन बोला। तो इसका आउटफ्लो क्या हो जाएगा बेटा? आउटफ्लो हो जाएगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और इनफ्लो हो जाएगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। विद प्रोजेक्ट 1 and 3 दूसरा कॉम्बिनेशन इसने क्या बनाया? प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 3 का।
Economies are possible in investment because one of the machines acquired can be used in both production process. The total investment required for project 1 and 3 combined is 4,40,000. अब इसको अच्छे से समझना, बोलता है अगर हम 1 and 3 का कॉम्बिनेशन करते हैं मतलब 2 लाख और 2,70,000 का, तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आनी चाहिए बेटा? 4,70,000, ठीक है। बट ये बोल रहा है कि इस केस में आपको इकोनॉमीज मिलेगी, मतलब डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, आपकी जो मशीन प्रोजेक्ट 1 में यूज हो रही है ना, वही मशीन आप प्रोजेक्ट 3 में भी यूज कर पा रहे हो, तो एक ही मशीन दो जगह काम आ जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा। समझ रहे हो? या तो आप बोल सकते हो डिस्काउंट मिल रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नहीं बोल दिया है। तो इकोनॉमीज क्यों हो रही है? बिकॉज मशीन का इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, क्योंकि एक ही मशीन दो जगह हम यूज कर पा रहे हैं, इन प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 3 में भी, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट 4,70,000 नहीं होके कितना होने वाला है? 4,40,000। इनफ्लो कितना होने वाला है बेटा? इनफ्लो तो जितना लिखा हुआ है उन दोनों को ऐड ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। बोल रहा है इफ प्रोजेक्ट्स 2 and 3, अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन भी हम लिख लेते हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन इसने बनाया प्रोजेक्ट 1 and 3 का, और नेक्स्ट इसने कॉम्बिनेशन बनाया प्रोजेक्ट 2 and 3 का, ठीक है। दिस इज योर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। If project 2 and 3 are undertaken, there are economies to be achieved in marketing and producing the products but not in investment. बोल रहा अगर आप 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाते हो तो आपको इकोनॉमीज तो अचीव होगी, किस में अचीव होगी? मार्केटिंग और प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, बट इन्वेस्टमेंट में कोई भी इकोनॉमीज अचीव नहीं होगी। मतलब आपको इसके बाद का एडवर्टीजमेंट के खर्चे में या फिर प्रोड्यूस करने के खर्चे में, मैन्युफैक्चरिंग में आपको सेविंग्स होगी, बट अभी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, यहाँ पे ये 2 और 3 का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में कोई भी सेविंग नहीं होगी। मतलब जितना वहां पे लिखा हुआ है उन्हीं दोनों का हमें सम करना है। द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज फॉर प्रोजेक्ट 2 and 3 इज 6,20,000। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी तक हम जो भी कॉम्बिनेशन बना रहे थे उसमें हमें इन्वेस्टमेंट की सेविंग हो रही थी, बट इस वाले कॉम्बिनेशन में हमें क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट की सेविंग तो नहीं हो रही है, बट हमें कैश फ्लोज में क्या मिल रहा है? इंक्रीमेंट मिल रहा है। जरा 2 और 3 के कैश फ्लोज को ऐड करके बताओ कितना होता है? 4 lakhs और 1,85,000, 5,85,000। बट ये बोल रहा है अगर आप 2 और 3 को कंबाइन करते हो तो आपके कैश फ्लोज 5,85,000 नहीं होके कितने हो जाएंगे? 6,20,000। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ये हमने लिख लिया क्या? 2 और 3 का, यस ये हमने लिख लिया। उसके बाद में बोलता है इफ ऑल 3 प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन साइमल्टेनियसली, इसका मतलब नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनने वाला है बेटा? प्रोजेक्ट 1 का भी बनने वाला है, प्रोजेक्ट 2 का भी बनने वाला है और प्रोजेक्ट 3 का भी बनने वाला है। मतलब तीनों प्रोजेक्ट का अगर हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, द इकोनॉमीज नोटेड विल स्टिल होल्ड। इस लाइन का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है। बोल रहा अगर हम तीनों, यही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, इफ ऑल 3 प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन साइमल्टेनियसली द इकोनॉमीज नोटेड विल स्टिल होल्ड। However, a 1,25,000 extension on the plant will be necessary. बोल रहा अगर आप तीनों प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हो तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा अपने प्लांट को। ऐसा क्यों होता है बेटा? हो सकता है इतनी ज्यादा मशीनें हो जो आपकी जगह में नहीं आ रही हो, है ना, क्योंकि आप 3 प्रोजेक्ट एक साथ कर रहे हो ना, तो आपको अपनी फैक्ट्री को बढ़ाना पड़ सकता है मे बी, तो इसलिए आपको एक्सटेंशन करना पड़ेगा अपने प्लांट का। कितने से? 1,25,000 की कॉस्ट आएगी इसमें, एज स्पेस इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल 3 प्रोजेक्ट्स। पूछ रहा है कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड स्टेट विच प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट शुड बी चूजन। तो हमें ये ऑल द ऑल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करके हमें निकालना है, एनपीवी निकाल के देना है, एंड स्टेट विच प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट्स। बेटा कॉम्बिनेशन जो इसने बोला है वो तो कवर हो जाता है प्रोजेक्ट्स में, पर इसने यहाँ पे क्या लिख दिया है? प्रोजेक्ट भी लिख दिया। इसका मतलब क्या हम सिंगल भी ले सकते हैं? यस। तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बन जाएंगे बेटा? एक तो 1 और 2 का, एक 1 3 का, एक 2 3 का, एक 1 2 3 का, फिर एक सिंगल आप 1 में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, सिंगल आप 2 में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और सिंगल आप 3 में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से टोटल 7 कॉम्बिनेशंस आपके पास बन के आ जाएंगे। हमें क्या करना है? इन सारे ऑप्शंस को स्टडी करना है,
एनपीवी निकालना है। एनपीवी इजीली निकल जाएगा बेटा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज दिया हुआ है तो ना कोई टेबल बनाने की ज़रूरत है ना कुछ और ज़रूरत है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। इनिशियल आउटफ्लो भी आपको दिया हुआ है तो बस इसको इसमें से माइनस करना है। तो इजीली आप क्या कर सकते हो, एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हो। जिस भी प्रोजेक्ट की, जिस भी कॉम्बिनेशन की एनपीवी हाईएस्ट रहेगी वही कॉम्बिनेशन हम क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। इस क्वेश्चन में ये वाली जो लाइन है, द इकोनॉमीज नोटेड विल स्टिल होल्ड, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसका मतलब हम जब सीखेंगे, जब आंसर करेंगे तब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। किस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे वो भी देख लेते हैं। सो ये है आपके लिए सॉल्यूशन नंबर 4 जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर रखा है। तो सबसे पहले टेबल तो सिंपल, इसमें कुछ जानने जैसा है नहीं बेटा, आपको पता ही चल जाएगा किस तरीके से टेबल बनानी है। हेडिंग दे देना टेबल की, इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट कॉम्बिनेशंस। तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनाए थे हमने, टोटल 7 कॉम्बिनेशंस बनाए थे ना, बस वही कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा आपके लिए। प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 1 एंड 2, प्रोजेक्ट 1 एंड 3, प्रोजेक्ट 2 एंड 3 एंड प्रोजेक्ट 1, 2, 3। ठीक है, एक कॉलम मैंने इन्वेस्टमेंट का बना लिया है, एक कॉलम मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकाल लिया है और एक अपना कॉलम बन जाएगा एनपीवी का। और इस एनपीवी वाले कॉलम में जिसका भी हाईएस्ट आएगा उसको हमें क्या करना रहेगा, चूज करना रहेगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट 1 की बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट 1 में इन्वेस्टमेंट में कितना लिखेंगे बेटा, नीचे तो सारे कॉम्बिनेशंस की बात करिए ना, तो इंडिविजुअली अगर बात करें तो इसी टेबल से ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 1 के इन्वेस्टमेंट में लिख देंगे 2 लाख और प्रेजेंट वैल्यू में लिख देंगे, कैश इनफ्लोज में लिख देंगे 2,90,000। अब 2,90,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो 90,000 का आपके पास क्या बच जाएगा, एनपीवी बच जाएगा। तो देख लो यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 के सामने मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट में 2 लाख और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मैंने 2,90,000 और यहाँ पे 90,000 बच गया। ठीक है, एनपीवी। इसके बाद में प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 का भी इसी तरीके से कर लिया जाएगा। 1,15,000 एंड 1,85,000 और 1,85,000 में से अगर आप 1,15,000 माइनस करते हो तो अराउंड आई थिंक 60,000 बचेगा। ठीक है, तो सॉरी 70,000 बचेगा। तो 70,000 आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 का एनपीवी निकाल लिया। इसी तरीके से हम प्रोजेक्ट 3 का निकाल लेंगे, 2,70,000 और 4 लाख, तो 1,30,000 का एनपीवी यहाँ पे बच जाएगा। 4 लाख माइनस 2,70,000। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 3 के सामने भी मैंने ये वैल्यूज लिख दिए, 2,70,000 और 4 लाख, तो 1,30,000। आपको लग रहा होगा ये क्या क्वेश्चन है, इजी सा, सिंपल सा, बस एडिशन करना है, कुछ निकालना तो है नहीं। पर बेटा अगर ये क्वेश्चन एक बार नहीं देखा हुआ तो आपका माइंड मानेगा नहीं कि इतना इजी क्वेश्चन भी हो सकता है क्या, है ना। तो एक बार देखना ज़रूरी है। अब देखो इजी नहीं है बेटा, थोड़ा सा आगे जाके ना थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा इसमें। फिर हमने 1 और 2 की बात करी तो हमने देखा कि कोई इकोनॉमीज नहीं होगी, मतलब कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट में। तो 1 और 2 के इन्वेस्टमेंट के सामने जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है हमारा प्रोजेक्ट 1 और 2 का, इसके इन्वेस्टमेंट के सामने कितना आएगा, 2 लाख प्लस 1,15,000 विच विल बी 3,15,000। तो इन्वेस्टमेंट के सामने हमने कितना लिख लिया, ये कैलकुलेशन हो गई, 2 लाख प्लस 1,15,000 और यहाँ पे 3,15,000 यहाँ पे लिख दिया। अब बात करते हैं कैश इनफ्लोज की। कैश इनफ्लोज के बारे में कुछ बोला है क्या इन्होंने, कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब सम ही करने बोला है ना दोनों का। तो यहाँ पे सम किसका हो जाएगा, 2,90,000 प्लस 1,85,000। तो ये सम कर लिया आपने, 2,90,000 प्लस 1,85,000। तो आप अगर इसको टोटल करके 3,15,000 को माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, एनपीवी कितना आ जाएगा, 1,60,000। ठीक है, ये आपका 1 और 2 का कॉम्बिनेशन हो गया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की विच इज़ 1 एंड 3 की। 1 एंड 3 के बारे में क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देखो 1 एंड 3 में इकोनॉमीज आपकी पॉसिबल थी और आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रहा था वो कितना आ रहा था, 4,40,000। तो एज इट इज़ 4,40,000 कहाँ लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, और जो इनफ्लोज है उसके बारे में इसने कुछ बताया नहीं था, तो हमें सिर्फ क्या करना है, 1 और 3 के कॉम्बिनेशन में इनफ्लोज का टोटल करना है। सो 2,90,000 प्लस 4 लाख अगर यहाँ पे कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6,90,000 और 6,90,000 में से 4,40,000 अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, एनपीवी आपका आ जाएगा 2,50,000। ये आपका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया प्रोजेक्ट 1 एंड 3 का।
उसके बाद में नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है प्रोजेक्ट 2 एंड 3 का। 2 एंड 3 के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, 2 एंड 3 अगर आप लेते हो तो मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग में तो आपको इकोनॉमीज होगी, मतलब इन्वेस्टमेंट में कोई भी इकोनॉमीज नहीं होगी, बट कैश फ्लोज इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो कैश फ्लोज कितना आ जाएगा, 6,20,000 के कैश फ्लो आ जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा 2 और 3 में, 2,70,000 प्लस 1,15,000। तो इन्वेस्टमेंट में देख लो 2,70,000 प्लस 1,15,000 यहाँ पे, और 6,20,000 का आपका इनफ्लो एज इट इज लिख देंगे, क्वेश्चन ने जो बोला है। अब इस केस में ध्यान रखना बेटा, 6,20,000 यहाँ पे दिया है, आप बोलोगे कि 2 और 3 का ये कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे क्या, नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला आपके इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप दोनों प्रोजेक्ट को कंबाइन लेते हो तो। ठीक है, तो 6,20,000। फिर बोल रहा है अगर तीनों प्रोजेक्ट को लेते हो तो इकोनॉमीज जो ऊपर हुई है ना वो तो होगी ही होगी, ध्यान देना बेटा। ये बोल रहा है अगर तीनों प्रोजेक्ट को आप ले लेते हो तो ऊपर जो सेविंग्स आपने करी है ना, द इकोनॉमीज नोटेड विल स्टिल होल्ड। इसका मतलब ऊपर जो सेविंग हुई है कॉम्बिनेशंस बनाने में वो होगी ही होगी। तो ध्यान देना, हमें सेविंग कहाँ पे हुई थी, सबसे पहले हमें सेविंग हुई थी जब 1 2 का कॉम्बिनेशन किया था तो कोई सेविंग नहीं थी बेटा, नो इकोनॉमीज। पर जब 1 और 3 का कॉम्बिनेशन किया तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितना आया था, 4,40,000। ये बिल्कुल वैसे ही है बेटा। सपोज आप किसी शोरूम में गए, आपको 2 प्रोडक्ट पसंद आए, ठीक है, 2 प्रोडक्ट पसंद आए, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आपने उससे रेट पूछा तो उसने डिस्काउंट दिया। फिर आपको एक तीसरा प्रोडक्ट भी पसंद आ गया, तो आप अगर उस तीसरे प्रोडक्ट को भी ले लेते हो तो वो डिस्काउंट वाला तो आपकी जेब में आ ही गया ना, आपके पास आ ही गया ना। उसके अलावा आपको क्या पे करना रहेगा, उस तीसरे प्रोडक्ट की कॉस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द इकोनॉमीज नोटेड विल स्टिल होल्ड। जैसे उस केस में आपको जो पहले 2 प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिला था वो जा नहीं रहा है ना आपका, वो तो आ ही गया आपके पास, प्लस उसके एडिशनल में आप जो कुछ भी ले लोगे वो उसमें ऐड हो जाएगा आपकी कॉस्ट में। ठीक है, समझ रहे हो ना, पर वो डिस्काउंट तो रहेगा ही रहेगा ना, तो द इकोनॉमी इज नोटेड विल स्टिल होल्ड। आई होप ये लाइन समझ में आई। तो 1 और 3 का अगर कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होता है। अब हम तीनों ही प्रोजेक्ट अगर ले रहे हैं 1 2 और 3, तो 1 और 3 के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 4,40,000। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट में और कोई बचत हुई नहीं थी हमारी, तो बच कौन सा गया बेटा, बच एक ही गया है, विच इज प्रोजेक्ट 2। और प्रोजेक्ट 2 के लिए अलग से इन्वेस्टमेंट कर देंगे कितना, 1,15,000। तो हमारा इन्वेस्टमेंट में कितना आएगा तीनों प्रोजेक्ट की, 4,40,000 प्लस 1,15,000। ये हमारा इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा। तो कैसे आया, 4,40,000 प्लस 1,15,000। और एक और चीज़ जो स्किप कर दी हमने यहाँ पे, एक और चीज़ बोला था कि आपको एक्सटेंशन भी करना पड़ेगा प्लांट का अगर आप तीनों एक साथ लेते हो तो प्लस 1,25,000 और हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका टोटल प्रोजेक्ट 1 और 3 का इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा बेटा, 6,80,000। कैसे आया, मैंने यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर दी आपकी। 1 और 3 के लिए 4,40,000 और सेकेंड प्रोजेक्ट के लिए 1,15,000 और एक्सटेंशन कर लिया 1,25,000। तो ये आ गया इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोजेक्ट 1 2 एंड 3। इस तरीके से वर्किंग नोट आपको भी बनाने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ भी लिख दिया आपके लिए तो ईजिली समझ में आ जाए। उसके बाद में बात करते हैं इनफ्लोज की। तो इनफ्लोज की अगर बात करें तो बेटा प्रोजेक्ट 1 2 का लिया तो इनफ्लोज में कोई इंक्रीमेंट नहीं था। प्रोजेक्ट 1 और 3 का कॉम्बिनेशन किया तो इन्वेस्टमेंट तो कम हो रहा था, बट इनफ्लोज के बारे में इसने कुछ भी नहीं बोला था। पर जब हमने प्रोजेक्ट 2 एंड 3 को लिया तो हमारे इनफ्लोज इंक्रीज हो गए थे क्या, 6,20,000 हो गए थे क्या। तो इसका मतलब 2 और 3 से कितना इनफ्लो लेना है हमें, 6,20,000। और बच कौन सा गया, प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 का अलग से हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, विच इज 2,90,000। तो इनफ्लो कितना हो जाएगा हमारा, 6,20,000 प्लस 2,90,000। ये आपका क्या हो जाएगा, इनफ्लो। 6,20,000 और 2,90,000। यहाँ पे वर्किंग नोट बना देना। प्रोजेक्ट 2 और 3 से 6,20,000 और प्रोजेक्ट 1 से कितना, 2,90,000। टोटल आपका आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 2 3 कितना हो जाएगा कैश इनफ्लोज का, 9,10,000। और 9,10,000 में से 6,80,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, एनपीवी कितना आ जाएगा आपका, 2,30,000। ठीक है, तो इन सब में बेटा हाईएस्ट एनपीवी किसका आ रहा है, देखो हाईएस्ट एनपीवी इसका नहीं है, इसका नहीं है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 2,50,000। कौन सा एनपीवी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है बेटा,
2,50,000। तो हमें कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए, प्रोजेक्ट 1 और 3 का? तो लास्ट में आपको यही लाइन लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 एंड 3 शुड बी चूजन एज इट प्रोवाइड्स हाईएस्ट एनपीवी। तो बेटा कैसा लगा ये क्वेश्चन? कुछ यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन लगा आपको भी, है ना? मतलब इजी था बट एक बार देखा हुआ ज़रूर होना चाहिए, है ना? तो लास्ट डे रिवीजन करके लिख लो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर लिख लेना इस क्वेश्चन पे। तो इजी सा है, हो सकता है 5 या 8 नंबर का पूछा जा सकता है, ज़्यादा नंबर नहीं होंगे इसके। आप सोचो कि मेरे ख्याल से 4 या 5 नंबर इज़ मैक्सिमम फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो देख के ज़रूर जाना है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है देखिए। सो 5th में बोलता है सेलो लिमिटेड इज कंसिडरिंग बाइंग अ न्यू मशीन विच वुड हैव अ यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। एक मशीन आपको लेनी है जिसकी यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ क्या हो रही है, 5 ईयर्स की है। कॉस्ट उसकी क्या है, 1,25,000 की है और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 30,000 की है। विद 80% ऑफ द कॉस्ट बीइंग पेएबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। बोलता है आपको एक नया मशीन लेना है, सेलो लिमिटेड को एक नया मशीन लेना है जिसकी लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स की है, जिसकी कॉस्ट 1,25,000 की है और जिसका स्क्रैप वैल्यू कितना है, 30,000 का है। तो बेटा अगर मुझे इसका डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, 1,25,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है? 1,25,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाई 5 से आप इजीली इसका डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसका कॉस्ट कैसे पे किया जा रहा है वो देखो। विद 80% ऑफ द कॉस्ट बीइंग पेएबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। बोल रहा है ये जो 1,25,000 की कॉस्ट है इसका 80% आप कब पे करोगे, एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब 0th ईयर पे करोगे। 80% कितना होता है इसका, 1,25,000 का 80% करो कितना होता है, आई थिंक 1 लाख होगा, ठीक है? तो 1 लाख आप कब पे करोगे, एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड रिमेनिंग 20% एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। मतलब 1 लाख रुपए तो आज के दिन ही मैं पे कर दूंगा और बाकी के जो बचे हुए 25,000 रुपए है वो मैं 1 साल के बाद पे करूंगा। तो इसमें हमें आउटफ्लो की क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ गए होगे, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था एक, ठीक है, पिछले पार्ट में। द मशीन वुड प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स पर एनम ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। बोल रहा है आप जो मशीन लेके आओगे उससे हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे और वो उस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट बना सकते हैं 1 साल के अंदर, पर एनम हम उसकी बना सकते हैं 50,000 यूनिट्स। विद एन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पर यूनिट। सेल्स कितनी है हमारी, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1,50,000 की हमारी सेल्स हो जाएगी बेटा। Direct cost would be 1.75 per unit and annual fixed cost including depreciation calculated on a SLM basis, straight line basis would be 40,000 per annum। तो इसने हमें थोड़ी सी इनकम स्टेटमेंट की डिटेल दे रखी है कि सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, अगर सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, विच विल बी योर EBIT, ठीक है? तो ये इसने क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है 3 पर यूनिट, डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है 1.75 पर यूनिट और यूनिट्स कितनी है 50,000। तो इजीली मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद में फिक्स कॉस्ट दिया है, बट फिक्स कॉस्ट में इसने क्या बोला है, इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, डेप्रीशिएशन आपको पता है EBIT में से तो माइनस होता है, पर जब हम सी फैट निकालते हैं, कैश फ्लो निकालते हैं, तो उसमें ऐड बैक करना पड़ता है। उसमें क्या करना पड़ता है, ऐड बैक करना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना। और डेप्रीशिएशन कितना है वो हमें यहाँ पे पता चल ही गया था, 1,25,000 माइनस 30,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो पर एनम आपके पास क्या आ जाएगा, डेप्रीशिएशन आ जाएगा। और हमें अगर डेप्रीशिएशन का अमाउंट पता चल गया तो अगर इस 40,000 में अगर इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन है तो 40,000 में से अगर डेप्रीशिएशन का अमाउंट माइनस कर देंगे तो क्या सिर्फ मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट बच जाएगी एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। ओके, क्वेश्चन में भी देखेंगे। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? बोल रहा है इन द फर्स्ट ईयर। अब किसी को यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि इनकम टैक्स में तो जो हम डेप्रीशिएशन लेते हैं, अभी तक हम जो कर रहे थे क्वेश्चंस, उसमें हम जो डेप्रीशिएशन लेते हैं वो एज पर इनकम टैक्स लेते हैं,
है ना। तो एज पर इनकम टैक्स अगर ये नीचे बोलेगा कि WDV मेथड फॉलो होता है तो WDV से कैलकुलेट कर लेंगे। पर अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट डेप्रीशिएशन, ये नोट भी आप लिख सकते हो कहीं पे, अगर इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट डेप्रीशिएशन मेथड तो जो भी क्वेश्चन में डिटेल है उसी की हेल्प से करो, और मोस्टली आपको क्वेश्चन में SLM की डिटेल मिलेगी। तो SLM बेसिस पे आप मान सकते हो कि इनकम टैक्स में भी SLM ही आप क्या करते हो, यूज करते हो। ठीक है, ये अजम्पशन आपको लिख देनी है। ठीक है, so including depreciation calculated on a SLM basis would be 40,000 per annum in the first year and the second year. Special sales promotion expenditure not included in the above cost. बोल रहा है ऊपर जो 1,25,000 की कॉस्ट है ना उसमें ये इंक्लूड नहीं है। क्या इंक्लूड नहीं है? जो आप पहले साल में और दूसरे साल में क्या करने वाले हो, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर करने वाले हो। बोल रहा है कि आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। कब एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा? बोलता है कि आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा इन द ईयर 1 और ईयर 2 में। कितना कितना करना पड़ेगा? 10,000 और 15,000 का अलग से करना पड़ेगा। मतलब 1,25,000 तो पे करना ही पड़ेगा, उसके अलावा फर्स्ट ईयर में 10,000 पे करना पड़ेगा फॉर एडवर्टीजमेंट और 15,000 पे करना पड़ेगा फॉर एडवर्टीजमेंट इन द सेकेंड ईयर। ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप अगर कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो तो एडवर्टीजमेंट तो करना ही पड़ेगा उसका, तो उसी की कॉस्ट दे रखी है। कैलकुलेट NPV ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। NPV हमें कैलकुलेट करके देनी है, लाइफ है 5 ईयर्स की। अज्यूमिंग दैट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दे दिया? 10% का। अब इसमें एक चीज़ मुझे बताओ बेटा, आप कहीं भी इसने लिखा है क्या कि टैक्स रेट इतना है? इंपॉर्टेंट मार्क करना सबसे पहले तो क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आप CFAT निकालोगे ना उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी, इसलिए इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। बोल रहा है कि आपको टैक्स रेट अगर नहीं दिया हुआ है तो बेटा क्या करना होगा हमें, हम मान लेंगे कि इस दुनिया में कोई टैक्स नहीं है, है ना। तो अज्यूमिंग दैट देयर इज नो टैक्स इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि टैक्स रेट ही नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या ले? ठीक है, तो बिना टैक्स के हमें ये कैलकुलेशंस करनी है। तो सबसे पहले बेटा ये फिक्स कॉस्ट वाला काम कर लेते हैं कि हमारा फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन कितना है, तो फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, है ना। और इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन कितना है। तो डेप्रिसिएशन है हमारा 1,25,000 माइनस 30,000 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे मैंने वही कैलकुलेशन आपके लिए करके दिया है। सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, 1,25,000 माइनस 30,000 डिवाइड बाई 5। तो कितना आया डेप्रिसिएशन? 19,000 का डेप्रिसिएशन आया। और हमारा फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 40,000 का। तो अगर मैं 40,000 में से 19,000 अगर माइनस कर देता हूँ तो कितना बचेगा? फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन मेरा बच जाएगा 21,000। कितना बच जाएगा? 21,000। अब बेटा ध्यान देना, वो टैक्स वाला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब आउटफ्लो तो हमारे पास आ ही जाएगा ना कि आउटफ्लो कितना कितना होगा। बेटा सबसे पहले चलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कैलकुलेट करके ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा जेब से जाएगा 80% ऑफ 1,25,000 विच विल बी 1 लाख। तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो अगर देखें तो ईयर 0 में हमारा 1,25,000 का 80% जाएगा विच विल बी 1 लाख। तो एक तो ये जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट ईयर के एंड में हम क्या पे कर रहे हैं? एंड में हम 1,25,000 का 20% रिमेनिंग अमाउंट पे कर रहे हैं। तो बेटा अगर हम एक साल बाद 25,000 रुपये पे कर रहे हैं तो आज की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसकी। इसका मतलब हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो कर दो 1 डिवाइडेड बाई 1.1, तो कितना आएगा आपका? 1 डिवाइडेड बाई 1.1 0.909। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25,000 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 22,725। तो आपका टोटल अगर कर दोगे तो आपका टोटल कैश आउटफ्लो आ जाएगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ जाएगा। अब अगर आपको NPV कैलकुलेट करना है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भी चाहिए। इनफ्लो चाहिए तो हमें CFAT चाहिए, है ना। CFAT चाहिए तो CFAT कैसे कैलकुलेट होगा? तो इसने कुछ डिटेल्स हमें दी है बेटा, और सबसे बड़ी बात इसने टैक्स रेट नहीं दी। अब समझना बात, अब बात को समझना। सपोज मैं एक क्वेश्चन को भूल जाइए, आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है विच इज़ नॉट फॉर योर एग्जाम, ये एग्जाम में नहीं लिख के आना बेटा, सिर्फ आपके हिंट के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सपोज आपका PBDT 1,000 रुपये का है,
पीबीडीटी मतलब ईबीआईटी बोल सकते हो या प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन या टैक्स। ये कितना है, 1000 रुपये का आपको दिया हुआ है, पीबीडीटी 1000 रुपये का है। मैं आपको बोलूँ कि डेप्रिसिएशन आपका कितना है, 10 रुपये का। 10 रुपये का अगर डेप्रिसिएशन है तो आपका पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, 1000 माइनस 10, 990 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको कोई बोलता है कि आपके क्वेश्चन में कोई टैक्स ही नहीं है तो टैक्स कितना आएगा, 0। टैक्स अगर 0 आएगा तो आपका पीबीटी विल बी इक्वल टू पैट। पीबीटी ही आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 990 ही हो जाएगा, है ना। ये दोनों सेम ही आ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि टैक्स ही नहीं है। अब अगर मुझे सी फैट निकालना है तो आपको पता है मुझे डेप्रिसिएशन जो मैंने माइनस करा था, बिकॉज इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे हम इसको ऐड बैक करते हैं वापस से। तो ऐड बैक किया तो कितना, 10 ऐड बैक किया तो कितना आ गया हमारे पास, सी फैट कितना आ गया हमारा, 1000। तो आप देख रहे हो अल्टीमेटली हमने जहाँ से शुरू किया था 1000 से ही हमने शुरू किया था और लास्ट में फैट निकालते निकालते हम वापस पहुँचे कहाँ पे, 1000 पे ही पहुँचे। तो बेटा अगर टैक्स नहीं है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि मेरा पीबीडीटी ही मेरा क्या होने वाला है, सी फैट होने वाला है। अगर टैक्स नहीं है तो क्या हम कैन वी से कि हमारा पीबीडीटी विल बी इक्वल टू सी फैट या फिर सी फैट विल बी इक्वल टू पीबीडीटी, क्योंकि बीच में आप कुछ भी कर लो अगर टैक्स नहीं है तो लास्ट में यही अमाउंट आना है जो पीबीडीटी का था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी सिंस हमारे पास टैक्स नहीं है तो हम ईबीआईटी या पीबीडीटी को ही एज अ क्या यूज कर सकते हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। जिनको समझ में आई कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। चलिए अब निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। आउटफ्लो तो हमने निकाल लिया और ये नोट भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया, इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो टैक्स रेट प्रोवाइडेड एंड देयरफॉर पीबीडीटी विल बी इक्वल टू सी फैट। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिया, हिंट भी दे दिया। वैसे ये देने की जरूरत नहीं थी पर आपको समझ में आ जाए एग्जाम टाइम पे जब रिवीजन करो कि क्यों पीबीडीटी विल बी इक्वल टू सी फैट, तो आपके लिए इजी हो जाएगा अगर ये टेबल आप देख लोगे तो। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट देन। कितने सालों का डेटा है हमारे पास, 5 ईयर्स का डेटा है ना। यूजफुल लाइफ कितनी है इस प्रोजेक्ट की, यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स। तो 5 सालों के कैश फ्लोज निकालने हैं तो टेबल बना लो 1 2 3 4 5 और लास्ट में हमारे पास एक स्क्रैप वैल्यू आने वाली है 30,000 की, तो 5th ईयर में 2 कॉलम बना लेंगे। सो 1 2 3 4 5 और 5। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, ईबीआईटी कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेशन के लिए इसने हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 3 पर यूनिट और डायरेक्ट कॉस्ट कितनी दी हुई है, 1.75 पर यूनिट। आपको पता है अगर आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट करते हो तो आपके पास क्या आता है बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन आता है ना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो क्या आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 3 माइनस 1.75 करोगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, 1.25। और 1.25 को अगर 50,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हर एक साल का। तो हर एक साल में हमारी सेलिंग प्राइस चेंज हो नहीं रही है, हर एक साल में हमारी डायरेक्ट कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है, हर एक साल में हमारी यूनिट्स चेंज नहीं हो रही है, तो हर साल का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे कैसे कैलकुलेट हुआ बेटा, 50,000 में यहाँ पे कैलकुलेशन भी बता देता हूँ आपको। ये कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया हमने, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 विच इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम क्या माइनस करेंगे बेटा इसमें से, उसके बाद आपको पता है हमें नॉर्मल क्या माइनस करना है, फिक्स कॉस्ट माइनस करना है। और फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन हमारी कितनी है, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था, कितना कैलकुलेट करा था, 21,000। तो ये 21,000 हम यहाँ पे 500 साल में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 21,000 500 साल में हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमने सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ेगा बेटा 1 और 2nd ईयर में, 1st और 2nd ईयर में। तो एडवर्टीजमेंट में लिख दिया 1st और 2nd ईयर में सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर, बाकी के ईयर्स में कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब आपको पता है अगर हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट और बाकी का सेल्स वगैरह का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये सब माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है बेटा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, है ना। यहाँ पे गलती से भी 40,000 माइनस मत कर देना क्योंकि हमें निकालना क्या है, पीबीडीटी निकालना है बिफोर डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है।
ठीक है। तो हमने अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया और सेल्स प्रमोशन माइनस किया तो कितना आ गया 31,500, 26,500, 41,500, 41,500 और 41,500। और लास्ट में इसको मत भूलिएगा कि ये 30,000 भी आपका क्या आने वाला है, स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू भी तो आने वाली है 30,000 की। ये मशीन जब लास्ट लाइफ खत्म हो जाएगी, जब स्क्रैप में बेचेंगे तो, ठीक है। अब तो बस कुछ नहीं है बेटा, 10% की रेट दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को सी फैट से मल्टीप्लाई कर देना और टोटल कर देना, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाएगी। और जब यहाँ पे ध्यान रखना, 5th ईयर के फैक्टर में गलती से भी 6th ईयर का फैक्टर मत ले लेना, दोनों जगह सेम आएगा, ठीक है। और अगर ये कैलकुलेट हो गया तो आउटफ्लो तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, तो 1,54,437 माइनस 1,22,725, तो आपका एनपीवी पॉजिटिव अगर आ रहा है तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, एक बार देख लेते हैं। एनपीवी ऑफ द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एनपीवी ही पूछा था ना, तो कितना आ गया हमारा 31,712। तो सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को, इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को, ठीक है। तो बेटा कैसा लगा ये क्वेश्चन? इसमें डिफरेंट पॉइंट क्या था, आपको सी फैट पे जाने के लिए पीबीडीटी से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि अगर आप वो सब करने जाओगे तो फालतू आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। आंसर तो फिर भी आ जाएगा, अगर आप इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे फिर वापस आओगे तो आपको पता है आंसर तो आ ही जाएगा, पर एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं हो वो पर्पज़ के लिए अगर आपको ये चीज़ पता हो कि टैक्स नहीं हो तो पीबीडीटी विल बी इक्वल टू सी फैट, और क्वेश्चन आपसे वही चाहता है, आईसीआई का सॉल्यूशन आपसे वही चाहता है कि आप ये नोट यूज़ करो, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही आप लिख लो कहीं पे, तो एग्जाम टाइम में रिवीजन में हेल्पफुल रहेगा कि व्हेन देयर इज नो टैक्स, ये जो नोट मैंने यहाँ पे लिखा है ना, व्हेन देयर इज नो टैक्स, तो आपका पीबीडीटी विल बी इक्वल टू सी फैट, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कौन से कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा बात रही क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 और इसके साथ एक और क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 12। ये दोनों एक सिंगल टाइप के क्वेश्चन है, मतलब एक ही तरीके के क्वेश्चन है, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये क्वेश्चन का थीम भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। इस पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं विच इज योर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है देखिए। उससे पहले बेटा अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के भी, ये सॉल्यूशंस वगैरह सब मिलेंगे, कॉन्सेप्ट्स वगैरह, ठीक है। तो सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से चैनल जाके ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप क्या कर सकते हैं, नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि बेटा क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से लेंथी है ना, मतलब दिखने में बड़े हैं, पर अगर सॉल्यूशंस देखने जाए और क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ लिया जाए, है ना, तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी भी है, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिया आपको पता है। हमने क्वेश्चन नंबर, ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, और उसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लिया था, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है देखिए। LA प्राइवेट लिमिटेड इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ मशीनरी दैट वुड कॉस्ट 1 लाख। बोल रहा है एक कंपनी है LA प्राइवेट लिमिटेड जिसको एक मशीनरी में इन्वेस्ट करना है, जिस मशीनरी की कॉस्ट कितनी है 1 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। बोल रहा है ईयर 1 के स्टार्ट में, मतलब 0th ईयर पे हो गया क्या बेटा, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में मतलब क्या हो गया, थोड़ा घुमा फिरा के बोला है पर मतलब वही है, आज की डेट में हमें 1 लाख देना है, ठीक है। दैट वुड कॉस्ट 1 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। अगर ये एंड ऑफ ईयर 1 बोलता है ना, तो हमें क्या करना पड़ता बेटा, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती। सिंस इसने बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 बोला है तो ये 0th ईयर ही है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज 1 लाख ले लेना है। बोल रहा है नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस हैव बीन एस्टिमेटेड एट 36,000 पर एनम फॉर 3 ईयर्स। बोल रहा है आप क्या कर लो, अगर आप 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करते हो तो अगले 3 सालों तक, मतलब प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी होगी बेटा 3 सालों की, अगले 3 सालों तक आपको 36,000 और 36,000 मिलते रहेंगे। तो आप अब इनफ्लोज भी है, आउटफ्लोज भी है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ने हमें दे दिया। आगे क्या बोलता है देखो। द कंपनी हैज़ 2 ऑप्शंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मशीनरी। बोल रहा है इस मशीनरी को चलाने के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, स्मूथली चलाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। 1 इज सर्विस
एंड अनदर इज रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। तो मैं आपके लिए थीम बना देता हूँ यहाँ पे। आप क्या करने वाले हो, एक मशीन लेने वाले हो। इस मशीन की कॉस्ट है आपकी 1,00,000 रुपए की, ठीक है। और इस मशीन की लाइफ कितनी है, 3 इयर्स की लाइफ है आपकी, 3 इयर्स की लाइफ है। और हर साल आपको ये 36,000 पर एनम देने वाला है। हर साल 36,000 पर एनम आपको इससे रिटर्न मिलने वाला है। इसके अलावा इस मशीनरी से आपको क्या होने वाला है, बोल रहा है इस मशीनरी का स्मूथ फंक्शन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में आपको बोलता है कि या तो आप क्या करवाते रहो, इस मशीन की सर्विसिंग करवाते रहो। क्या करवाते रहो, सर्विसिंग करवाते रहो, या फिर इस मशीन के पार्ट्स को ही रिप्लेस करवा दो, है ना। या तो आप रिपेयर्स वगैरह करवाते रहो, या फिर रिप्लेसमेंट ही करवा दो पार्ट्स जो खराब हो जाए, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है रिप्लेसमेंट का। अभी तक इसने इतना बोला है। आगे देखते हैं। इफ कंपनी ऑप्ट्स टू सर्विस अ पार्ट ऑफ द मशीनरी, अगर आप सर्विसिंग वाले ऑप्शन को चूज करते हो, इफ द कंपनी ऑप्ट्स टू सर्विस अ पार्ट ऑफ द मशीनरी एट द एंड ऑफ ईयर 1 एट ₹20,000, इन सच अ केस द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3 विल बी 25,000। बोल रहा है अगर आप क्या करते हो, सर्विसिंग वाला चूज करते हो, इफ द कंपनी ऑप्ट्स टू सर्विस अ पार्ट ऑफ द मशीनरी एट द एंड ऑफ ईयर 1, मतलब एंड ऑफ ईयर 1 पे आपको कितना रुपए इसमें खर्चा करना पड़ेगा, 20,000 का। और इस केस में आपके जो मशीन के 3 साल बाद में स्क्रैप वैल्यू कितनी बचेगी, 25,000 की। समझ रहे हो, मतलब आपको अगर सर्विसिंग अगर आप चूज करते हो तो ईयर 1 में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ईयर 1 में आपको करना पड़ेगा 20,000 और एडिशनल आउटफ्लो करना पड़ेगा आपको। और इसके बाद में आपकी साल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3 क्या बचेगी बेटा, 25,000, ठीक है, अगर आप सर्विसिंग वाला चूज करते हो तो। However, if the company decides not to service the part, मतलब आप क्या करने वाले हो, इस बार रिप्लेसमेंट करने वाले हो, then it will have to be replaced at the end of year 2, 30,800 की कॉस्ट आएगी। बोल रहा अगर आप रिप्लेसमेंट चूज करते हो तो आपको ईयर 1 में तो कोई खर्चा नहीं आएगा, बट ईयर 2 के एंड में आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा पार्ट्स के लिए, 30,800 का एक्सपेंस आपको करना पड़ेगा। एंड इन दिस केस द मशीनरी विल वर्क फॉर द 4th ईयर ऑल्सो। बोलता है अगर आप रिप्लेसमेंट करते हो तो नया पार्ट लगा दिया ना, तो आपकी यूजफुल लाइफ जो है, यूजफुल लाइफ वो 3 सालों से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 4 इयर्स हो जाएगी। यूजफुल लाइफ कितनी हो जाएगी, 3 की जगह 4 साल हो जाएगी, ठीक है। पहले जो 3 साल की लाइफ थी अब वो कितनी हो जाएगी, 4 साल। और 4th ईयर का कैश फ्लो भी कितना होगा, वही जो 3rd ईयर में हो रहा था, विच इज 36,000 हर साल जितना हो रहा था। एंड गेट ऑपरेशनल कैश इनफ्लो ऑफ 36,000 फॉर द 4th ईयर। It will have to be scrapped at the end of 4 year will be end of year 4 will be 18,000। बोल रहा है इस केस में आपको सेल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 4 कितना मिलेगा, इस केस में आपको मिलेगा 18,000 का। कितना सेल्वेज वैल्यू मिलने वाला है, 18,000 का सेल्वेज वैल्यू मिलने वाला है। अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट 10%, सीओसी दे दिया, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया, और टेबल भी दे दी 10% पे, तो हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। एंड इग्नोरिंग टैक्सेस नहीं है बेटा क्वेश्चन में। डिटरमाइन द परचेज ऑफ दिस मशीनरी बेस्ड ऑन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कैश फ्लोस। एनपीवी निकालना है और आंसर देना है। इफ द सप्लायर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10,000 फॉर परचेज, व्हाट वुड बी योर डिसीजन। तो ये तो सेकंड क्वेश्चन है। पहला इसने क्या पूछा है, सिर्फ हमें एनपीवी कैलकुलेट करके दे दो। तो बेटा सबसे पहले आप तो अपनी नोटबुक में जहाँ भी आप नोट्स वगैरह लिखते हो वहाँ पे ये आप क्वेश्चन का थीम बना सकते हो, या तो आप यहीं पे बना सकते हो अपनी बुक के अंदर, है ना। तो अगर ये थीम देख लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बेटा कौन से पार्ट को, सर्विसिंग वाले को, है ना। सबसे पहले सर्विसिंग वाले को देखते हैं। तो आपको पता है अगर मशीनरी का सर्विसिंग वाला हम चूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन भी किया है, सॉल्यूशन नंबर 7 सर्विसिंग वाले का सॉल्यूशन आपको दिया है। तो सबसे पहले तो आउटफ्लो क्या क्या हो रहा है अगर हम सर्विसिंग कराते हैं, तो आउटफ्लो क्या क्या हो रहा है बेटा। आउटफ्लो में ये मशीन तो हमें लेनी ही पड़ेगी, चाहे सर्विसिंग कराओ चाहे मत कराओ। तो आउटफ्लो में हमारा क्या हो रहा है, 1,00,000 रुपए का तो ये वाला आउटफ्लो है, ठीक है। और 20,000 का ईयर 1 के एंड में आउटफ्लो है। तो 1,00,000 तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये 0th ईयर पे है, और ईयर 1 में हमारा 20,000 हो रहा है, तो इसकी हम क्या कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिए बेटा, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालेंगे, 1,00,000 प्लस 20,000 का
एक साल पहले का कितना आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, 1 ईयर का फैक्टर कितना है 0.9091, तो 0.9091 यहाँ पे ले लोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे और 1 लाख में ऐड कर दोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आपके पास आ जाएगी 1,18,182। ठीक है, उसके बाद में कैश फ्लोज की बात करते हैं। कैश फ्लो में देखो क्या क्या हो रहा है आपके पास। कैश फ्लो में बोलता है कि 36,000 पर एनम 3 ईयर्स के लिए आपके पास ये कैश फ्लो होगा और थर्ड ईयर के एंड में आपको एक 25,000 भी मिलने वाला है। 3 ईयर का डेटा हमें लेना है तो आपका एक ईयर का कॉलम बन जाएगा 1, 2 और 3 हम 2 बार लिख देंगे तो यहाँ पे एक साल्वेज वैल्यू के लिए। ठीक है, कैश इनफ्लो 36,000 और 25,000। एक फिर यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर तो आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का कितना 0.9091, सेकेंड ईयर का 0.8264 और थर्ड ईयर का 0.7513। तो थर्ड ईयर में 0.7513 2 बार आएगा क्योंकि साल्वेज वैल्यू भी हमने लिया है। और अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 108,307.3। यह आपका कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू हो गया। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से अगर आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा बेटा, एनपीवी कैलकुलेट हो जाएगा। कितना आया, नेगेटिव में आपका एनपीवी आया 9874.7। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, आप इस क्वेश्चन को अलग टाइप से भी कर सकते थे। कैसे, आप ये 20,000 को यहाँ पे नहीं लेके आप क्या करते, मैं आपको बता देता हूँ टेबल कैसे बनती इन दैट केस आपकी। आप ये क्या करते, आप इसको कॉलम कुछ इस तरीके से बनाते, 0, 1, 2, 3 और 3 2 बार आ जाता। ठीक है, तो 0th ईयर पे आपका सबसे पहले क्या जा रहा है 1 लाख, तो माइनस में आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 1 लाख, माइनस में कितना लिख दोगे 1 लाख माइनस में यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट ईयर में 36,000 का इनफ्लो तो आ रहा है बट 20,000 का आउटफ्लो भी तो हो रहा है बेटा। 20,000 आप यहाँ पे इन्वेस्ट भी तो कर रहे हो सर्विसिंग के लिए। फिर सेकेंड ईयर में 36,000 यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड ईयर में भी 36,000 आ रहा है और थर्ड ईयर में एक और आ रहा है 25,000। फिर यहाँ पे फैक्टर्स लेके डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे जो भी आपका सम आएगा, ये ध्यान रखना माइनस में जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एनपीवी हो जाएगा। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। मैंने लास्ट पार्ट में भी आपको समझाया था कि एनपीवी के क्वेश्चन 2 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो सर्विसिंग का हमने एनपीवी कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट की। जब हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम एनपीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैश आउटफ्लोज क्या क्या हो रहा है रिप्लेसमेंट के अंदर, 1 लाख तो होगा ही होगा बेटा, 1 लाख तो जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा ईयर 2 में हमारा और कितना इन्वेस्टमेंट होगा 30,800। तो ईयर 2 के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 लाख प्लस 30,800 और ईयर 2 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.8264। 0.8264 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 1 लाख में ऐड कर देंगे तो। ठीक है, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके उसको 1 लाख में ऐड कर देना तो आपका जाएगा 1,25,453.12 विच विल बी योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और इसमें अब आपका 4 सालों का हो जाएगा ना प्रोजेक्ट। इसने बोला ना यूजफुल लाइफ आपकी बढ़ जाएगी, 3 साल से 4 साल हो जाएगी। तो इसमें 4 सालों का डेटा लेंगे हम, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और 4 साल 2 बार लिखेंगे क्योंकि साल्वेज वैल्यू भी है। तो 36,000, 36,000, 36,000, 36,000 और लास्ट में साल्वेज वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास 18,000 की। ठीक है, फोर्थ ईयर में भी इसने बोला था 36,000 का ही इनफ्लो होगा। देखो क्वेश्चन ने बोला था फोर्थ ईयर में भी ऑपरेशनल इनफ्लो कितना होगा 36,000। ठीक है, अब बेटा इसने ये कैश इनफ्लो ही हमें दे दिया। देखो यहाँ पे इसने वर्ड क्या यूज किया है, कैश इनफ्लो। ठीक है, यहाँ पे भी क्या वर्ड यूज किया है, कैश इनफ्लो। तो बेटा इसमें टैक्स वगैरह माइनस करने की, डेप्रिसिएशन वगैरह का सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इसने हमें सी फैट ही कैलकुलेट करके दिया है ना। ठीक है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना आप। तो यहाँ पे आपने कैश इनफ्लो लिख दिया है, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख दिए 4 सालों के, और अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे तो आएगी 126,406 और 126,406 में से आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपके पास एनपीवी आएगा 953.68। अब बेटा लॉजिकली अगर हम देखें तो इसका एनपीवी नेगेटिव है अगर हम सर्विसिंग ऑप्ट करते हैं, और अगर हम रिप्लेसमेंट ऑप्ट करते हैं तो हमारा एनपीवी पॉजिटिव है। तो आप बोल सकते हो कि हम रिप्लेसमेंट को क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे। बट बेटा अगर आप देखो तो हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है 1 लाख का। कमा कितना रहे, 1,000 रुपये भी पूरे नहीं कमा रहे हैं, है ना, 1% रिटर्न भी नहीं आ रहा। तो क्या ये रिटर्न के हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या इस प्रोजेक्ट में, नहीं करना चाहिए। तो वो बात भी लिख देना यहाँ पे।
एनपीवी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑप्शन इज पॉजिटिव बट वेरी लो, हेंस नॉट एडवाइजेबल एज इट इज वेरी लो एज कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट। ये तो हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब नीचे क्या बोला है इसने, इफ द सप्लायर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10,000 फॉर परचेज व्हाट वुड बी योर डिसीजन। बोल रहा है अगर सप्लायर आपको मशीनरी 1 लाख में नहीं देके कितने में देता है, 90,000 में अगर देता है, तो बेटा आपकी एनपीवी भी 10,000 से इंक्रीज हो जाएगी। अगर सप्लायर मशीनरी 1 लाख में नहीं देके 90,000 में ही देता है, तो आपका जो आउटफ्लो आया वहां 1 लाख की जगह आप 90,000 ही यूज करोगे, 1 लाख की जगह 90,000 ही यूज करोगे दोनों केसेस में, तो आपकी एनपीवी भी 10,000 से बढ़ जाएगी, क्योंकि 10,000 कम माइनस होगा यहाँ पे आउटफ्लो में। ठीक है, तो यहाँ पे एनपीवी कितनी आ जाएगी सर्विसिंग के केस में, माइनस के 9874.7 प्लस 10,000, तो एनपीवी आएगी 125.3, और रिप्लेसमेंट के केस में आपकी एनपीवी कितनी आ जाएगी, सप्लायर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 10,000। ठीक है, इन रिप्लेसमेंट के केस में आ जाएगी 953.68 प्लस 10,000, 10,953। अब एक रीजनेबल फिगर आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि नाउ रिप्लेसमेंट इज एडवाइजेबल एज इट्स एनपीवी इज पॉजिटिव एंड मच हायर देन अर्लियर। ठीक है, पहले जो 1000 भी नहीं आ रहा था, अब कितना हो गया 10,000 का, 11,000 के लगभग। तो आप अब इसमें क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वैसे देखें तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। अगर आपको ये वाली थीम समझ में आ गई फिर तो कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। एक डिस्काउंट वाला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट था, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा डिस्काउंट वाले पे अंडरलाइन करके आप थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लो, तो आपको पता चल जाए कि मुझे इसमें कौन सा पॉइंट देखना है। ठीक है, और ये थीम जो है यहाँ पे वो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन के पास में बना लो। ठीक है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब बेटा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, रिमेनिंग कौन से बेटा 1 2 3 4 5 6 हमारा हुआ नहीं, 6 और 12 के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा, और नेक्स्ट पार्ट में 6 और 12 हो जाएगा, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो उसके अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, एक 11 क्वेश्चन भी हमारा हो गया है, वो जो हमने पार्ट 3 में कवर किया था। ठीक है, और 1 2 3 हमने इससे पहले वाले पार्ट में पार्ट 4 में कवर कर लिया, और 4 5 और 7 हमने इस पार्ट में कवर कर लिया। तो रिमेनिंग में हमारा बच गया 6 8 9 10 11 हो गया, 12 13 और 14। ये क्वेश्चंस हम आने वाले पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। आई होप बेटा आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कमेंट ज़रूर कीजिए बेटा वीडियो कैसी लगी है, आपको लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ये नोट्स बनाने में और आपको समझाने में बहुत मेहनत लगती है बेटा, तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपका कोई फ्रेंड्स ये एंटर कर रहा है तो उसको भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। मैं लेके आता हूँ आपके लिए नेक्स्ट पार्ट। नोट्स तो आपको मिल ही गए हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ले ही सकते हो आप। तो मैं आपके लिए लेके आता हूं नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।